तो MAR एंड MDR जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जैसा कि नाम से क्लियर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर हमारे मेमोरी और CPU के लिए इंटरफेस का काम करते हैं। बेसिकली मेमोरी बफर रजिस्टर विल एक्ट एज ए, तो ये क्या है, प्रोग्रामर से हिडन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रामर कैन नॉट यूज दीज इंस्ट्रक्शंस व्हाइल राइटिंग द लो लेवल these registers. Okay, programmer cannot use these two registers, or even all the special purpose registers cannot be used by the programmer except the accumulator register. AC register हमारा स्पेशल पर्पज रजिस्टर तो है, लेकिन इट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर फॉर देयर प्रोग्रामिंग पर्पज। तो ये दोनों रजिस्टर जो हैं MAR एंड MBR, ये हमारे बफर की तरह काम करते हैं और ये हमारे डायरेक्टली CPU के पिन से कनेक्ट होते हैं, जो कि डेटा सिग्नल और एड्रेस सिग्नल के थ्रू एक्सटर्नल मेमोरी से, मतलब CPU के एक्सटर्नल ये कनेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी, रैम रोम। तो ये दोनों पिन CPU के इन रजिस्टर से कनेक्ट होते हुए और मेमोरी तक इसका इंटरकनेक्शन होता है। इनका एक्सप्लेनेशन हम पहले प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अब इसका ये डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली ये हमारा ALU का स्ट्रक्चर है, जो कि कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड कर रहा है कंट्रोल एंड टाइमिंग टू ALU एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। और ALU से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, एक तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टेंट, और ये स्टेटस रजिस्टर शोज द स्टेटस, दैट मींस फ्लैग एग्सेट्रा। तो अब ये जो बस है हमारी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बस को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, so that the idea will be clear to you. So this bus is connected to MAR and MDR. MAR will be connected to address bus, क्योंकि MAR में क्या आता है, एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी, जहां पर हमारे कंटेंट्स रीड हो रहे हैं, जहां से रीड हो रहे हैं या जहां पर राइट होने हैं, कंटेंट्स रीड होने या राइट होने। तो इस एड्रेस बस से कनेक्टेड है हमारा MAR, और MDR डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द डेटा बस बिकॉज इट ब्रिंग्स द डेटा। एक्चुअली डेटा में क्या है, एड्रेस भी हो सकता है, यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम MAR की बात करते हैं तो इट ओनली होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस, जहां पर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना है। लेकिन मेमोरी डेटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर में हमारा क्या होगा कि मेमोरी से जो रीड होगा, अब पॉइंटर के केस में क्या है कि जो डेटा रीड होगा वो एक एड्रेस ही होगा ना। जैसे I और J दो वेरिएबल है, I इंटीजर है और J I के लिए पॉइंटर है। अब हम इंटीजर और पॉइंटर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम बोलते हैं J की वैल्यू, तो J की वैल्यू तो I का एड्रेस होगा अगर J पॉइंट कर रहा होगा I को। तो मेमोरी से जो भी कंटेंट्स आएगा, मेमोरी लोकेशन से जो कंटेंट्स आएगा, ठीक है, वो कंटेंट्स MDR में रहेगा। और ये बोथ वे है, ये देखो एरो से देखो, इट इज शोन एज द बोथ वे एरो, बिकॉज जब ALU से कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हाँ यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं D0, D1, D2, D3, D7 तक, it is assumed to be the data register, different data registers or general purpose register used for storing the different kinds of data. तो ये रजिस्टर स्टैक है, या वैसा हम कह सकते हैं रजिस्टर फाइल, having all the mostly registers. तो रजिस्टर पे डेटा जाएगा और रजिस्टर से डेटा आएगा। अब ALU से जो एक्चुअली रजिस्टर और ALU से जो रिजल्ट आएगा वो पहले
स्टोर होगा स्पेसिफाइड रजिस्टर में। अगर एसी रजिस्टर है, जैसे इंटेल प्रोसेसर है, तो एसी रजिस्टर में होगा, नहीं तो किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में स्टोर होगा एएलयू का रिजल्ट। और ये रिजल्ट इस रजिस्टर से होके आते हुए ये सिस्टम बस के थ्रू आते हुए एमडीआर में आएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर में, और इस मेमोरी बफर रजिस्टर से फिर मेन मेमोरी में जाएगा। दूसरा, मेन मेमोरी से जो कंटेंट्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो ये टू वे है, एमडीआर बस से जो इसका इंटरेक्शन है वो टू वे है, लेकिन एमएआर का वन वे है। बिकॉज सीपीयू तो केवल ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि मेमोरी एड्रेस को लोकेट करना है, मतलब जस्ट फाइंड आउट करना है वो मेमोरी लोकेशन जहां पर रीड होना है, मतलब जहां से रीड होना है या जहां पर राइट करना है। तो केवल ये वन वे कम्युनिकेशन, केवल टू फाइंड द मेमोरी लोकेशन। सीपीयू ने एड्रेस पुट कर दिया बस पे, और बस से ये एड्रेस बस के थ्रू एमईआर में आ गया कंटेंट्स। अब एमईआर से ये क्या है कि यहाँ पे सिग्नल जाएगा, और जो एमईआर में कंटेंट्स है जिस मेमोरी लोकेशन पर, तो वहां पे केवल स्ट्राइक करेगा कि ये दिस इज द मेमोरी लोकेशन। जस्ट लाइक द गाइडेड मिसाइल, कि मिसाइल को टारगेट दे दिया तो वो वहां पे जाके उसको इंटरेक्ट करना है। अब जो उस मेमोरी लोकेशन से कंटेंट्स आएंगे तो वो एमडीआर में आके और अंदर से होके जहां से जिससे जहां भी जाना होगा, अगर ये मेमोरी से जो रीड हो रहा है कंटेंट वो इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट, तो वो एमडीआर रजिस्टर में आ जाएगा। मतलब इंस्ट्रक्शन है या डेटा है, कुछ भी है, तो पहले तो वो मेमोरी बफर रजिस्टर में, एमडीआर मतलब एमबीआर, दोनों नाम इसके हो सकते हैं, एमडीआर एमबीआर। तो मेमोरी से जो भी रीड होगा वो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो या एड्रेस हो, कुछ भी रीड हो रहा है, जो कंटेंट्स रीड हो रहे हैं वो एमबीआर में आ रहे हैं। लेकिन एमएआर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहां पे इसको स्ट्राइक करना है। ठीक है, सो आई होप द आइडियाज शुड बी क्लियर टू यू. Still, if some doubt is there, so I will give you the time at the end of the lecture so that you can ask your query. So आगे बढ़ते हैं. तो अब थोड़ा सा एक डायग्राम और मैंने बना दिया यहाँ पे. तो इसमें नया कुछ नहीं है. We have used the different addresses. ठीक है, तो now leaving this diagram, we will move to our register, the special purpose register explanation. तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, so read out these 3 points. I don't think any doubt should be there. जो सेकेंड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि also used when the data transfer concern any other device. अभी तो हमने बात की, अभी तो जो हमने बात की है वो है कि मैंने कहा कि ये मेमोरी को रीड या राइट करता है. ठीक है, अब भी अदर डिवाइस की जो बात हम कर रहे हैं, तो परहैप्स यू आर रिमेम्बरिंग कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि all the devices has its own storage area inside the main memory. सभी डिवाइस का मेन मेमोरी के अंदर एक रिजर्व्ड स्टोरेज एरिया होता है कॉल्ड एज द बफर. तो अगर हम बोलते हैं कि कीबोर्ड से जैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा, या सपोज करो मॉनिटर पे कोई डेटा जा रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे हमने कोई स्कैनएफ स्टेटमेंट दिया, तो स्कैनएफ क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, और वैल्यू जो कीबोर्ड से एक्सेप्ट होगी वो जाएगी कहां पर, वैल्यू जो कीबोर्ड से तुमने टाइप की वो मेमोरी में ही तो जाएगी, मेन मेमोरी में, बिकॉज मेन मेमोरी हैज द इंटरकनेक्शन विद ऑल द आईओ डिवाइसेस. तो मेन मेमोरी में कीबोर्ड के बफर एरिया में, रिजर्व एरिया में चली जाए. तो जब ये उस इनपुट वैल्यू को सीपीयू के अंदर रीड कराएंगे, तो एक तरह से हम क्या हो गया कि वो मेमोरी को ही तो रीड किया उसने, भले ही तुमने कीबोर्ड से वैल्यू दी है, मेमोरी को ही तो रीड किया है. सिमिलरली
जैसे तुमने कोई प्रिंट कमांड दी, तो जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा प्रिंटर के ड्राइवर के थ्रू, तो प्रिंट कमांड में तुमने क्या है, कोई कंटेंट्स दे दिया, तो वो प्रिंट होने के लिए चला गया, तो वो कहाँ जाएगा? जैसे सपोज करो तुमने एक से ज्यादा फाइल प्रिंट के लिए दी, तो लेकिन फाइल तो एक ही प्रिंट हो रही है, बाकी फाइल कहाँ गई? बाकी जो तुमने कंटेंट्स डेटा दिया वो कहाँ गया? एनीवन, कोई बताएगा? बाकी जो तुमने फाइल प्रिंट के लिए दी है एक साथ, वो प्रिंटर के बफर एरिया में स्टोर हो गया ना जाके, प्रिंटर के बफर एरिया में, जो प्रिंटर के लिए रिजर्व है बफर। और प्रिंटर के लिए जो बफर रिजर्व है वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तुम प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन होगा, और उस जब इंस्टॉलेशन का, ड्राइवर इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम प्रिंटर को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, एज वेल एज जो उसके लिए रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है, एरिया इनसाइड द मेन मेमोरी एक्सेट्रा, वी आर डूइंग दैट। तो ठीक है, आई थिंक दिस सेकंड पॉइंट शुड बी क्लियर। जब हम बोलते हैं कि ऑल्सो यूज्ड व्हेन द डेटा ट्रांसफर कंसर्न एनी अदर डिवाइस, तो किसी डिवाइस से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो मेमोरी के थ्रू ही तो हो रहा है, क्योंकि मेमोरी में उस डिवाइस के लिए बफर एरिया रिजर्व है, मेमोरी रिजर्व है, तो बेसिकली है तो मेन मेमोरी से ही ना। मेन मेमोरी में अपने अपना खुद का क्या है? मेन मेमोरी में तुम्हारा डेटा जो आएगा या तो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, चाहे वो कीबोर्ड से आए, चाहे माउस क्लिक का डेटा आएगा सिग्नल के फॉर्म में, या हार्ड डिस्क से डेटा आएगा, या पेन ड्राइव से आएगा। जो प्रोसेसिंग होगा वो तो मेन मेमोरी में आएगा ही आएगा। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, memory addressing and MAR. Read out these 2 points. ये I have discussed earlier कि PC register contains the address of the next instruction to be executed. तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले पीसी रजिस्टर में क्या होगा, उस प्रोग्राम का, यानी जो प्रोग्राम हमारा लो लेवल मेन मेमोरी में पड़ा है, उस कंप्लीट प्रोग्राम के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले पीसी रजिस्टर में। अब जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो पीसी से एमएआर में आ जाएगा, क्योंकि एमएआर रजिस्टर मेमोरी लोकेशन को फाइंड करेगा ना जहां से कंटेंट्स रीड होने हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस जो पड़े हुए हैं तुम्हारे लाइन बाय लाइन मेन मेमोरी में, वो सीपीयू के अंदर 1 बाय 1 आएंगे और उनका पर्पज सॉल्व होगा और वो उनका काम खत्म। तो पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस तो एमएआर में है, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है वो पीसी में है। तो पीसी रजिस्टर से कंटेंट्स एमएआर में कॉपी हो जाएंगे, मतलब एड्रेस ही तो है, पीसी भी एड्रेस होल्ड कर रहा है, एमएआर भी एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो पीसी ने एमएआर को एड्रेस दे दिया, तो एमएआर क्या है, उस मेमोरी पे जाके इंटरेक्ट हुआ और वहां से कंटेंट फाइंड करके लाया सीपीयू के अंदर। और जैसे ही पीसी ने एमएआर को दिया कंटेंट्स, और साथ ही साथ उसमें नए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ गया मेमोरी से पीसी में। तो पीसी एमएआर को एड्रेस देता रहेगा, एमएआर वहां सर्च करके मेमोरी से, और मेमोरी से डेटा उठा के एमबीआर को देता रहेगा। एमबीआर से डेटा या तो आईआर में आएगा या जनरल पर्पज रजिस्टर में आएगा। तो इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। नाउ द पॉइंट्स रिगार्डिंग एमबीआर और एमडीआर। सो ये जो टर्म आ रहे हैं देखो, डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। सो डोंट वरी अबाउट दीज 2 टर्म्स। ये क्या है कि एड्रेसिंग मोड्स एक चैप्टर आएगा बाद में, तब हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स नॉट द सुटेबल टाइम टू डिस्कस द एड्रेसिंग मोड, क्योंकि it will take around 3-4 lectures to discuss the addressing mode. So ठीक है, leaving behind के addressing mode anyway we will discuss it later. इस moment पे तो हम नहीं discuss कर सकते, not तो let's leave this indirect addressing mode and direct
register base, register direct, register indirect, many more addressing modes are there. So let's move to next slide. Now some points regarding MBR, MDR. So this is a 16-bit register generally, और वही चीज बार बार लिखी हुई है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है तुम लोगों को. Now come to instruction register. So what the instruction register actually has? Previously I told you instruction register has the complete instruction, लेकिन ये मेमोरी से डायरेक्ट रीड होके नहीं आएगा. मेमोरी से तो जो भी चीज रीड होगी वो तो MBR मेमोरी बफर रजिस्टर में जाएगी, और मेमोरी बफर रजिस्टर से अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो ये आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और मेमोरी बफर रजिस्टर से अगर डेटा है तो डेटा रजिस्टर यानी जनरल पर्पस रजिस्टर में आएगा. अब इस मोमेंट पे तुम ये सोच रहे हो इंस्ट्रक्शन और डेटा कैसे मालूम चलेगा सीपीयू को. सो वी आर हैविंग द कंसर्न लो लेवल इंस्ट्रक्शंस करस्पॉन्डिंग टू दैट. तो लो लेवल इंस्ट्रक्शंस जो हैं मैं एक एग्जांपल बताऊंगा लेटर ऑन, बट अभी क्या है कि सारी चीज हम एक साथ नहीं समझ सकते ना आर्किटेक्चर में. तो जैसे जैसे टाइम आएगा, अभी सिर्फ ये समझ के चलो कि मेमोरी से जो कंटेंट्स रीड हुआ है वो MBR में आना ही आना है. अब MBR से अगर वो इंस्ट्रक्शन है तो हमारा IR रजिस्टर में चला जाएगा, और अगर वो डेटा है तो जनरल पर्पस रजिस्टर में जाएगा, मेनली एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाएगा एक डेटा. तो जो टर्म आ रहा है फैच्ड फ्रॉम द मेमोरी, फैच्ड मींस कि मेमोरी से रीड करके और MBR तक लाना उसको, तो MBR से ये IR में जाएगा कंटेंट्स. रीड आउट द थर्ड पॉइंट. जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट के ये हमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में इसको एक्सप्लेनेशन वे में पढ़ेंगे. IR रजिस्टर में जो कंटेंट्स है दैट इज द एड्रेस, सॉरी दैट इज द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बिट्स. सारी चीज बाइनरी में है तो केवल बिट पैटर्न ही तो है, तो कोई बिट पैटर्न हमें इंस्ट्रक्शन बता रहा होगा, कोई बिट पैटर्न वैल्यू बता रहा होगा सीपीयू को. दिस इज द थिंग. तो IR होल्ड्स द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन रीड आउट फ्रॉम द मेमोरी. कौन सा इंस्ट्रक्शन इसमें होगा? जिस का एड्रेस MAR ने वहां स्ट्राइक किया है. सो रीड आउट दीज 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग IR. थर्ड पॉइंट है IR कैन ओनली बी लोडेड, it cannot be incremented or cleared. So later we will see the different operations among the registers from the CPU. तो किसी रजिस्टर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं? तो IR में कोई ना इंक्रीमेंट हो सकता है ना डिक्रीमेंट हो सकता है, बट PC रजिस्टर कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड. ऑब्वियसली PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, बिकॉज इट होल्ड्स द एड्रेस. So incrementing or decrementing the address makes sense, but incrementation among the register bit, instruction bit pattern doesn't make any sense. कोई instruction bit pattern है, उनको उसको increase कराने का कोई sense ही नहीं है. You cannot make sense. But PC register में increment कराने का मतलब now it is pointing to the next address. So this is the important point, third one. So instruction pointer or program counter register, कोई PC रजिस्टर जो अभी हमने एक्सप्लेन किया. रीड आउट दीज 3 पॉइंट्स. मोस्टली चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड पॉइंट में लिखा है IR एंड PC रिस्पेक्टिवली होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. अगर हम MAR की बात करें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR और PC की बात करें, तो MAR में एड्रेस होगा
करंट इंस्ट्रक्शन का, और पीसी में होगा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड होना। तो एक तरह से पीसी रजिस्टर सीक्वेंसिंग का काम करता है, बिकॉज वाइल रनिंग द प्रोग्राम सीक्वेंस तो जरूरी है ना। जैसे प्रोग्राम रन कर रहा है, अब बीच में कहीं इफ एल्स आया, तो इफ एल्स आया तो वो पूरी मैकेनिज्म लगेगी ना कि अब नाउ स्विच किस एड्रेस पे करना है। इफ का मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है, एलयू के अंदर कंडीशन चेक होगी कंपैरेटर वगैरह से, अगर ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, किसी एक मेमोरी लोकेशन पर, जिस मेमोरी लोकेशन पर इफ वाले ब्लॉक के इंस्ट्रक्शंस पड़े होंगे उसके स्टार्टिंग एड्रेस पर जाएगा। और कंडीशन अगर फॉल्स मिली तो एल्स ब्लॉक जहां पड़ा होगा मेमोरी में, भाई इफ ब्लॉक कहीं पड़ा है उसके इंस्ट्रक्शंस एल्स ब्लॉक के कहीं भी और पड़े होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से ये चीज तुम समझ चुके हो कि वाइल रनिंग द प्रोग्राम जरूरी नहीं कि सारी चीज कंटिन्यूअस हो। पेजिंग सिस्टम, सेगमेंटेशन सिस्टम, यू हैव स्टडीड कि सारी चीज स्कैटर्ड हो सकती है मेमोरी में, बिकॉज मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज देयर। तो जिस प्रोग्राम को जहां जगह मिलेगी लोडर वहां पे लोड करेगा, और ये मेन मेमोरी से पेजेस के फॉर्म में हार्ड डिस्क पे जाते रहेंगे, प्रोग्राम आते रहेंगे। सो रन टाइम पे एड्रेस जो जब रन कराओगे तो एड्रेसेस विल बी स्कैटर्ड, जहां जिसको तो एल्स ब्लॉक कहीं पड़ा होगा, इफ कहीं पड़ा होगा, फंक्शंस अगर तुमने 4-5 बनाए, कोई फंक्शन कहीं होगा, कोई कहीं होगा। So this will be the task of the program counter register to maintain the sequence. सीक्वेंस के मतलब कि अगर इफ कंडीशन आई तो अब नेक्स्ट कहाँ पे उसको स्विच करना है। अगर तुमने कोई फंक्शन कॉल किया, अगर फंक्शन कॉल किया, लाइट जला दो जरा। अगर तुमने फंक्शन कॉल किया, 4-5 फंक्शन है जैसे डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में, तो सब फंक्शन अपने अपने एड्रेसेस पे पड़े होंगे। फंक्शन का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ना। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ग्रुप मिला के ही तो फंक्शन बना, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे कहीं से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो जहां पे वो पड़े हुए हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि वी नीड टू स्विच टू दैट एड्रेस। अगर फंक्शन कॉल हुआ है प्रोग्राम, तो कंपाइलर ने जो इंस्ट्रक्शन जनरेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पीसी रजिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर उस पर स्विच करे। दिस इज द प्रोग्राम काउंटर रोल। और जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस आएगा नेक्स्ट, वो उसको एमएआर को दे देगा, जिससे एमएआर रजिस्टर बसेस के थ्रू मेमोरी से इंटरेक्ट करके और कंटेंट्स को मेमोरी से रीड कराएगा। वो कंटेंट्स हमारे फिर वापस मेमोरी से आके फिर मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। PC and memory address, read out this. I have explained this thing recently, just a few minutes back. So third point, जो वहां IR पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात आ रही थी, नाउ मैंने जो कहा था कि PC कैन बी इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इंक्रीमेंट जरूरी नहीं कि 1 से हो या 2 से हो, डिपेंड करता है ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कितने आगे है। अगर स्विचिंग है, जंप है, जैसे स्विचिंग मीन्स क्या है कि जैसे तुम लूप, तो लूप में क्या होगा, बार बार फिर बैक एड्रेस पे ही तो आना है। आई अगर 10 टाइम्स चल रहा है तो 10 टाइम्स करके वो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं वही सेम इंस्ट्रक्शन सेम एड्रेस पर फिर वापस आना है। तो लूप के लास्ट में पहुंच गए और कंडीशन फिर ट्रू मिली, तो कंडीशन चेक के बाद फिर एड्रेस स्टार्टिंग करना है, फिर पूरा आगे तक बढ़ जाना है, फिर वापस आ जाना है। तो पीसी इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। इंक्रीमेंटेड से मतलब ये है हमारा मॉडिफाइड हमें लिखना चाहिए, जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट हमेशा ही हो। एड्रेस कैन बी प्रीवियस वन ऑल्सो। तो इंक्रीमेंटेड और बेटर वी कैन से मॉडिफाइड। पीसी एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन की जो मैं बात कर रहा था, इसमें अभी हम ब्रांच
टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे बाद में, तो उसमें ब्रांच इंस्ट्रक्शन डिटेल में आएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब वही है, ब्रांच का मतलब वही जो मैंने बताया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर आता है, लूप आता है, स्विच केस आता है, ब्रेक, कंटिन्यू, इफ एल्स, इफ एल्स लेडर, तो ये अगर ब्रांच और कंट्रोल, अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, लो लेवल में तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन ही आएगा। क्योंकि लो लेवल में क्या है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, केवल यही तो है ओवरऑल। चाहे लूप ले लो या इफ एल्स ले लो या स्विच केस ले लो, ब्रेक, कंटिन्यू, कुछ भी ले लो, लूप ही ले लो, तो जब लूप पे अगली बार वेरिएबल की अगली वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होना, तो कंडीशन पहले चेक होती है ना। बात वही आ गई कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये पूरा वापस स्टार्टिंग एड्रेस लूप के आ जाएगा। तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो लूप के जो स्टेटमेंट है उनको बाईपास करके वो उस एड्रेस पे जाएगा जो लूप के आगे से लिखा हुआ है। तो रीड आउट दिस स्लाइड, 10 minutes are left to us. मीनिंग ये है कि जब तक कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो इंस्ट्रक्शन वर्ड्स, मतलब इंस्ट्रक्शन वर्ड्स का मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शन ही है। तो वर्ड्स हम इसलिए बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन है तो बिट पैटर्न ही तो है। तो इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, सीक्वेंशियली वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे जब तक कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब ये मैकेनिज्म है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन जब मिलेगा तो पीसी कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको हम बाद के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ब्रांच इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जो मेमोरी रीड साइकिल है और ये इंक्रीमेंटेड टू 1 सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ कम टू स्टैक पॉइंटर। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, स्टैक पॉइंटर इज द रजिस्टर व्हिच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द स्टैक। एड्रेस से मतलब क्या होता है, जब भी हम स्टैक बनाते हैं तो स्टैक बेसिकली क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। तो एड्रेस ऑफ द स्टैक मतलब कि जहां से स्टैक स्टार्ट होता है। तो स्टैक का स्टार्टिंग हम कहाँ क्या मानते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक में, क्योंकि टॉप से ही वैल्यू इंसर्ट होती है, रिमूव होती है, वहीं से वैल्यू ऐड होती है, वहीं से। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू में रियर और फ्रंट दो एंड होते हैं। फ्रंट इज द स्टार्टिंग एंड रियर इज द लास्ट एंड। तो स्टैक पॉइंटर इज द रजिस्टर व्हिच होल्ड्स द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी वो एड्रेस जहां से स्टैक स्टार्ट हो रहा है। टॉप वो पॉइंट माना जाता है जहां से स्टैक हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो स्टैक पॉइंटर है, एक्चुअली स्टैक क्या है, एक तो जब हम सीपीयू की वो एड्रेस मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 3-4 टाइप के होते हैं, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस मशीन। तो उसमें हम स्टैक पॉइंटर को और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये मान के चलो कि स्टैक एक हार्डवेयर स्टैक होता है, जो स्टैक मशीन सीपीयू आर्किटेक्चर है एक तरह से। दूसरा, व्हेनेवर वी कॉल द फंक्शन और रिकर्सन इज देयर, सो स्टैक विल बी क्रिएटेड इनसाइड द मेमोरी। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो स्टैक जहां भी क्रिएट होगा तो वो जो एड्रेस है वो स्टैक पॉइंटर होल्ड करेगा। ठीक है, आई थिंक सो। नाउ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो द इम्पोर्टेंट रजिस्टर इज द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो मैंने बताया था मैंने। तो कुछ सीपीयूज में लाइक इंटेल प्रोसेसर्स में हमारा एक्यूमुलेटर एज ए रजिस्टर होता है, जो क्या करता है कि अगर 2 ऑपरेंड हैं, मतलब 2 हो या कितने भी हो, डजंट मैटर, वन ऑफ द ऑपरेंड विल बी इनसाइड द एसी रजिस्टर। मतलब एएलयू में जब ऑपरेशन होगा तो एक ऑपरेंड एसी रजिस्टर में रहेगा, दूसरा किसी और जनरल पर्पज में रहेगा, और उन दोनों के बीच ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
जैसे सपोज c इक्वल्स टू a प्लस बी इंस्ट्रक्शन है, तो c इक्वल्स टू a प्लस बी इंस्ट्रक्शन है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है a और b दो मेमोरी लोकेशन से दो वैल्यू आएंगी, फिर हम उसी पॉइंट पे आते हैं। तो वो जो दो मेमोरी लोकेशन से दो वैल्यू आएंगी, वो एक वैल्यू किस में जाएगी, दोनों वैल्यू बारी बारी से आके मेमोरी बफर रजिस्टर में आएंगी। मेमोरी बफर रजिस्टर से एक वैल्यू तो चली जाएगी एक जनरल पर्पस रजिस्टर में, और दूसरी वैल्यू जाएगी तुम्हारी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ALU। तो दो वैल्यू इस तरह हो गई, और उन दोनों वैल्यू को ALU ऐड करेगा, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा फिर AC में स्टोर कर देगा। मतलब AC रजिस्टर का काम ये है कि जो दो वैल्यू अगर ले रहा है ALU या कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो एक वैल्यू AC में होगी, AC से मतलब एक्यूमुलेटर, और दूसरी वैल्यू GPR जनरल पर्पस रजिस्टर में। तो वन वैल्यू फ्रॉम AC अनदर वैल्यू फ्रॉम GPR विल बी ऑपरेटेड टुगेदर, और जो उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल अगेन बी लोडेड कॉपीड टू AC रजिस्टर। क्योंकि जैसे A प्लस बी है, अब ऐड होने के बाद क्या हुआ, अब A और B कहाँ थे, वो काम खत्म हो गया उनका, मेमोरी में तो पड़े हुए हैं ना A B। भाई रजिस्टर तो टेम्परेरी है, CPU के लिए टेम्परेरी वेरिएबल की तरह है, वैल्यू ऐड हो गई, काम खत्म है उन वैल्यूज का। फिर कभी अगर CPU को जरूरत होगी तो वो मेमोरी से फिर उठा लेगा। या मॉडर्न प्रोसेसर्स में और भी रजिस्टर्स होते हैं करंट वैल्यू को होल्ड करने के लिए, कीपिंग इन माइंड कि वो वैल्यू बाद में कहीं रिक्वायर्ड आ रही है। अब इससे ये सब मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड होती है कि कंपाइलर जनरेट करेगा इस तरह के इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कंपाइलर को मालूम होगा वो वैल्यू आगे कहीं काम में आ रही, तो अगर वो इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा तो CPU उस वैल्यू को किसी और जनरल पर्पज रजिस्टर में होल्ड करके रखेगा और आगे फ्यूचर में यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये तो बात की चीजें हैं, बट जो AC का पर्पज है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द AC। अगर एक वैल्यू पे ऑपरेशन हो रहा है, जैसे हमने कोई प्लस प्लस ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेशन, जैसे x प्लस प्लस किया, तो x में जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट होनी है, तो x की वैल्यू मेमोरी बफर रजिस्टर में आई, फिर वो AC रजिस्टर में आ गई, और AC रजिस्टर पे ऑपरेशन हो गया क्या, वो एडिशन बाई 1। तो वो सिंगल वैल्यू अगर है, सिंगल ऑपरेंड है, तो वो सिंगल एक ही एक्यूमुलेटर से ही काम चलेगा, उसी में एक बिट ऐड कर दी, मतलब इंक्रीमेंट ALU ने, और एक बिट ऐड करके फिर स्टोर कर दिया AC के अंदर। ठीक है, तो AC का पर्पज ये है कि प्रोवाइडिंग वन ऑफ द ऑपरेंड। अब ये जरूरी है, जो मैंने बताया जरूर है कि AC इज द जनरल पर्पज स्पेशल पर्पज रजिस्टर बट कैन बी यूज्ड लाइक ए जनरल पर्पज, प्रोग्रामर कैन डायरेक्टली एक्सेस इट। आगे चलते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑपरेंड होते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे आगे, इनको बोलते हैं इम्प्लीसिट इंस्ट्रक्शन। तो आगे हम इनको पढ़ेंगे जब इंस्ट्रक्शन टाइप्स और एड्रेसिंग मोड्स दोनों में। इनपुट आउटपुट रजिस्टर, वी आर हैविंग अबाउट 2 मिनट्स, तो ये थोड़ा सा बचा है, मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो इनपुट आउटपुट के लिए जो रजिस्टर यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द इनपुट आउटपुट रजिस्टर। अब इनपुट आउटपुट के देखो, जरूरी नहीं कि हर एक CPU में इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, लेकिन अगर CPU में है इनपुट आउटपुट रजिस्टर, तो क्या होगा कि जो इनपुट की तुमने वैल्यू दी है कीबोर्ड से, वो किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में ना जाके इनपुट रजिस्टर में जाएगी मेमोरी से। कीबोर्ड से तुम दोगे वैल्यू, वो मेमोरी में आएगी, मेमोरी से मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगी, बफर रजिस्टर से वो वैल्यू इनपुट रजिस्टर में आ जाएगी। एंड सिमिलरली फॉर द आउटपुट रजिस्टर, कि जो अगर मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है, तो वो CPU ने सपोज वो ALU ने प्रोसेस किया, जैसे C + A+B, C की जो वैल्यू ऐड होके आई, अब अगर उसको मेमोरी में स्टोर करना है तो वो मैकेनिज्म अलग है। लेकिन अगर C को तुम प्रिंटफ से करा रहे हो, देखो C = A+B अलग चीज है और प्रिंटफ C अलग चीज है। C = A+B तो सिंपली ये कह रहा है कि A और B की वैल्यू ऐड करने के बाद और फिर मेमोरी में जाके फिर C लोकेशन पे उसको
स्टोर करा दो। लेकिन अगर सी की वैल्यू तुमने डिस्प्ले कराई प्रिंट एफ या प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल या सी आउट से किसी भी मैकेनिज्म से अगर प्रिंट करा रहे हो तो वो आउटपुट रजिस्टर से के होके जाके और मेमोरी के उस बफर एरिया में जाएगी जो कि आउटपुट डिवाइस का बफर एरिया। प्रिंट कराने का मतलब मेमोरी में उस एरिया में जाएगी ना जो आउटपुट डिवाइस का बफर एरिया। लेकिन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी जो वैल्यू जाएगी सी की वो उस लोकेशन पर जाएगी जो सी के लिए एड्रेस रिजर्व्ड है। दोनों में अंतर है। So for these purpose, the input register and output registers are there. So I think idea should be clear to you. ये 1 मिनट से कम बचा है थोड़ा सा और। ये सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, इनको हम बाद में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर है या फिर ऐसा करते हैं, ये सेगमेंट रजिस्टर का थोड़ा कंटेंट्स